आज हम सारणी के अंदर ही कल जो हमने किया था सारणी का विस्तार किया था, सारणी का विस्तार करते हुए हल ज्ञात किया रेखांश विधि द्वारा सारणी को हल करने की विधि। वो जो विधि है संख्यात्मक मानों के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जब हमारे पास बीजीय मान आ जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस पार्ट को जब हम तो सारणिक के लिए सारणिकों के गुणधर्म द्वारा सारणिकों को हल करना हम आज करेंगे। सारणिक का हल, सारणिकों के गुणधर्म, इन गुणधर्मों की सहायता से बीजीय सारणिक जो आती हैं जिनमें चर राशियां आ जाती हैं उनको हल करना आसान रहता है। हम बीजीय चरों को इस विधि द्वारा हल करेंगे और कुछ ऐसी भी इसमें गुणधर्म है जिनकी सहायता से बिना विस्तार किए भी हम सारणी को हल कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे मान आएंगे, कुछ ऐसे हमारे पास गुणधर्म है जिनकी सहायता से डायरेक्ट देखते हुए भी हम पता लगा सकते हैं कि सारणी का मान क्या प्राप्त होगा। जिसमें सबसे पहला गुणधर्म है हमारे पास कि यदि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो उस सारणी का मान शून्य होगा। जैसे कि ये आ जाए हमारे पास 0 0 0 1 2 3 4 5 6, हमें और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। पहली पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए सारणी का मान 0 होगा। वो चाहे कोई भी पंक्ति हो, चाहे कोई भी स्तंभ हो, अगर कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो, कोई भी अवयव ना आए उसमें 0 के अलावा, तो उस स्थिति में उस सारणी का मान हमारे पास शून्य होता है। कुछ इसी प्रकार से दूसरा नियम है कि यदि कोई दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ समान अनुपात में हो, अब दो पंक्ति या दो स्तंभ समान अनुपात में है तो सारणी का मान शून्य होता है। अर्थात हमारे पास कोई भी दो पंक्ति आ जाए या कोई भी दो स्तंभ, समान अनुपात का मतलब है उसके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो उनके अवयव हैं, उनका अनुपात लेने पर वो अनुपात बराबर आ जाए सभी में। अगर 3/3 की है तो 3 अवयव आएंगे एक पंक्ति या एक स्तंभ में, उन तीनों अवयवों के अनुपात आपस में। जैसे उदाहरण के लिए हम ये ले लेते हैं 1 2 3 2 4 6 3 5 7। हम देखते हैं कि C1 और C2 इन दोनों के अनुपात बराबर हैं। अगर C1 और C2 के अनुपात निकालें तो इन दोनों में अनुपात कितने का आया? 1:2, इसमें भी 1:2, इसमें भी 1:2। यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात समान आ रहा है। यानी दो पंक्तियों में अगर अवयवों का अनुपात समान आए तो सारणी का मान सीधा हमें 0 लिखना है, उसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर विस्तार करते तो भी हल होता है, लेकिन हमने सिर्फ इतना सा जांच करते हुए कि दो पंक्ति या दो स्तंभ समान अनुपात में है या नहीं, या किसी एक पंक्ति में सारे 0 हैं या नहीं, सीधा हल ज्ञात कर लिया, 0 होगा। ना विस्तार करने की आवश्यकता, ना गुणा भाग करने की आवश्यकता पड़ी इसमें। ये जरूर पहचानना पड़ेगा कौन सी दो पंक्तियां समान अनुपात में और कौन सी दो पंक्तियां समान अनुपात में नहीं है, उसको हमें जांच करनी पड़ेगी। जैसे इसमें आ जाए 5 7 9 3 4 8 6 8 16,
कौन कौन सी पंक्तियां हमारे पास समानुपात में हैं? R2 और R3 नाम बोल के फिर लिखेंगे हम इसको कि द्वितीय पंक्ति तथा तृतीय पंक्ति समानुपात में है, अतः इस सारणी का मान 0 होगा। बस इतनी सी लाइन लिखनी होती है इन सवालों में। ये गुणधर्म है हमारे पास। सारणिक में तीसरा जो गुणधर्म है वो है गुणा का गुणधर्म। जैसे कि आव्यूह में हमने गुणा किया था, तो आव्यूह को जब भी किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसके प्रत्येक अवयव को गुणा कर दिया जाता है, लेकिन सारणिक में ये नियम लागू नहीं होगा। हम जब भी सारणिक के अंदर किसी संख्यात्मक मान का गुणा करेंगे तो वो या तो एक पंक्ति से गुणा होगा या एक स्तंभ से गुणा होगा। दोनों यानी सभी अवयवों से गुणा ना होकर केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ से गुणा होगा। वो सवाल पर डिपेंड करता है या सवाल पर हमारे पास आधारित होता है कि कौन सी पंक्ति को गुणा करें और कौन से स्तंभ को गुणा करें। तो जब भी किसी सारणी का संख्या से गुणा केवल एक पंक्ति के सभी अवयव अथवा एक स्तंभ के सभी अवयवों से होता है। जैसे कि अगर हमें सारणी 2a का मान ज्ञात करना है तो इस स्थिति में सारणी अगर a हमें दे दी जाए, मान लो a सारणी का मान दिया हुआ है 1 2 3 2 -5 4 3 -1 2 और हमें कहा जाए इसमें 2 सारणी a का मान ज्ञात कीजिए, तो किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ से गुणा कर दीजिए। मान लो पहली पंक्ति से करते हैं तो 2 4 6 2 -5 4 3 -1 2, या किसी एक स्तंभ से कर दिया जाए, जैसे दूसरे स्तंभ से कर रहा हूं मैं इसमें 1 2 3 4 -10 -2 3 4 2, या तीसरे एक पंक्ति से कर रहे हैं 1 2 3 2 -5 4 6 -2 4, उत्तर हमेशा समान आएगा। इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब भी किसी संख्यात्मक मान से गुणा करना है तो वो किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ से गुणा किया जा सकता है। अब इसका उल्टा नियम भी हम याद रखेंगे। उल्टे नियम के अनुसार अगर किसी संख्या को कॉमन लेना है, हमें बाहर आ रहा है, गुणनखंड बन रहा है, एक गुणनखंड के रूप में सभी अवयवों में समान है, तो उस एक पंक्ति या एक स्तंभ से गुणनखंड को बाहर भी लिया जा सकता है, संख्यात्मक मान को बाहर लिया जा सकता है। जैसे कि इसमें अगर हमने 2 का गुणा किया था, अब इसमें से अगर 2 को बाहर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस दूसरे स्तंभ को गुणा किया था और दूसरे स्तंभ में से ना लेकर अगर दूसरी पंक्ति में से कॉमन आ रहा है तो दूसरी पंक्ति में से भी बाहर लिया जा सकता है। यानी अगर कोई भी सारणिक है उसमें किसी एक पंक्ति का एक गुणनखंड, कोई 2 3 या कोई संख्यात्मक मान या कोई बीजीय गुणनखंड बाहर निकल रहा है, कॉमन आ रहा है, सभी में गुणनखंड बन रहा है, तो उसको सारणिक से बाहर लिखा जा सकता है। जैसे कि हमारे पास ये आ जाए 2 4 6 3 5 7 8 16 32। हमें पता है इस पहली पंक्ति में क्या कॉमन आ रहा है 2। अगर पहली पंक्ति में से 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 2 3 फिर 3 5 7, क्योंकि दूसरी पंक्ति में कोई कॉमन नहीं था। और तीसरी पंक्ति में क्या कॉमन आ रहा है 8 ही कॉमन आ रहा है, यहां जाएगा 1 8 2 16 8 4 32। इस प्रकार से हम कॉमन निकाल सकते हैं। जिस भी पंक्ति अथवा स्तंभ से कॉमन आ रहा हो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं, हम बाहर ले सकते हैं उसको सारणिक से। और यही नियम हमारे पास उल्टा भी लागू होता है कि अगर बाहर कोई संख्यात्मक मान से गुणा करते हैं तो किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ से गुणा हो जाता है।
सारणिकों का योग हम किस प्रकार से किन्हीं दो सारणिकों का जोड़ कर सकते हैं। अवयव के अंदर तो हमने ये किया था कि दो अवयव जो है उनकी अगर कोटि समान है और उनके अवयवों को जोड़ दिया जाता है, जो समान हमारे पास पोजीशन पर अवयव थे उनको जोड़ दिया जाता है, अवयव का योग हो जाता है। लेकिन यहाँ जैसे गुणा के अंदर परिवर्तन आया वैसे ही सारणिक में भी परिवर्तन आता है। किन्हीं दो सारणिक का जोड़ जब भी करेंगे तो उस स्थिति में हम दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होने जरूरी है उन दोनों सारणियों में। अगर किन्हीं दो सारणियों में दो पंक्ति तथा दो स्तंभ समान हैं तो ही उनका जोड़ किया जा सकता है, अन्यथा उनका जोड़ नहीं किया जा सकता। दो पंक्ति और दो स्तंभ कौन से समान होंगे वो हमें देख के पता चलेगा। मान लो हमारे पास ये दे दिया जाए 1 5 7 2 4 6 3 2 1, इसमें हमें जोड़ करना है 2 3 4 2 4 6 3 2 1। तो आप देख सकते हैं दो पंक्ति और दो स्तंभ मैंने कहा था, इसमें ये दो पंक्तियां समान है। अगर ये दो पंक्तियां समान है 3/3 के दोनों अवयव हैं, जोड़ा जा सकता है। अगर जोड़ होगा तो सिर्फ जो असमान पंक्ति है वो ही जुड़ेगी। असमान पंक्ति का मतलब इस एक में ये 2 जुड़ेगा, 3 ये 5 में ये 3 जुड़ेगा, 8 ये 7 में ये 4 जुड़ेगा, 11 बाकी दोनों जो समान पंक्तियां थी वो एज इट इज रहेंगी। ये नियम स्तंभों में भी लागू हो सकता है। स्तंभ में लागू करेंगे तो ये देखो 1 5 6 2 4 3 1 2 5, इसमें जोड़ करना है। मान लो हमें इस प्रकार से दे दिया जाए 1 2 1 3 1 5 6 3 5। हमें पता है कि इसमें ये दो स्तंभ समान है, इसमें भी देखें तो दोनों स्तंभ समान आ रहे हैं। जो असमान स्तंभ है सिर्फ वो ही जुड़ेगा। अगर असमान स्तंभ जुड़ेगा तो इसको क्या लिखा जा सकता है 1 2 1, 5 में क्या जुड़ेगा 3 8, 4 में 1 5, 2 में 5 7 और 6 3 5। इस प्रकार से इन्हीं दो सारणिकों का योग प्राप्त किया जाता है। इसका उल्टा नियम भी सेम है। अगर हमारे पास कोई भी सारणी ऐसी है जिसमें दो संख्याओं का जोड़ हो रहा है तो उनको अलग अलग दो सारणी के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे ये आ जाए आपके पास 1 + a 1 + b 1 + c a² b² c² a³ b³ c³। हम इसको डायरेक्ट हल करने की बजाय दो सारणिकों के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। उन दोनों का हल बाद में गुणधर्मों का उपयोग करते हुए करेंगे। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं अब a a a a² b² c² a³ b³ c³ प्लस यहां आ जाएगा a b c a² b² c² a³ b³ और c³। इस प्रकार से दो सारणिकों के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। अब इस सारणिक में देखो a b c कॉमन आ रहा है, इस पूरी पंक्ति में से a, इसमें से स्तंभ में से b और इस स्तंभ में से c कॉमन आ रहा है। हम कॉमन ले सकते हैं, बाद में इसमें गुणधर्म लगाते हुए हल कर सकते हैं, इसका अलग से हल कर सकते हैं, ये अलग अलग नियम लग के इसको हल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर कोई दो सारणिकों का योग हो रहा है जिसमें दो पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर हैं तो जो असमान पंक्ति या असमान स्तंभ है वो जुड़ जाते हैं। और अगर हमारे पास कोई एक ऐसी सारणी दे रखी है जिसमें जोड़ दे रखा है और हमें पता है कि उसको अलग अलग करने पर वो आसानी से हल हो सकता है तो उसको अलग अलग भी किया जा सकता है। इसमें कोई डाउट है? प्रारंभिक रूपांतरण। प्रारंभिक रूपांतरण का मतलब है कि किसी भी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति अथवा अन्य स्तंभ का उपयोग करते हुए परिवर्तन करना।
इससे सारणिक के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम इसमें किसी भी पंक्ति में अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो किसी एक पंक्ति की सहायता से दूसरी पंक्ति में या एक स्तंभ की सहायता से दूसरे स्तंभ में परिवर्तन कर सकते हैं। डायरेक्ट कोई संख्यात्मक मान ना तो उसमें जोड़ा जा सकता है और ना ही कोई घटाया जा सकता है। जैसे हमारे पास ये नियम है 1 2 3 2 4 5 1 6 7। इसके अंदर अगर मैं दूसरे स्तंभ में परिवर्तन करूं तो इस तरह से लिखा जाएगा। पहले लिखा जाएगा किस स्तंभ में या किस पंक्ति में परिवर्तन करना है हमें, फिर उस स्तंभ को किसी और संख्या से गुणा नहीं कर सकते। ये नहीं है कि C2 को 2 से गुणा करके और फिर घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। हाँ, जिस स्तंभ का उपयोग किया जा रहा है, जैसे इस स्तंभ में परिवर्तन कर रहे हैं तो सिर्फ स्तंभ का उपयोग किया जा सकता है। मान लो मैं C1 का दुगुना करके घटा रहा हूं। C1 का दुगुना करके घटाने का मतलब है इस पूरे स्तंभ को 2 से गुणा करके इसमें से घटाया हमने। परिवर्तन किसमें कर रहे हैं? केवल दूसरे स्तंभ में। इसका अर्थ ये हो गया कि पहला और तीसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला और तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे रहेगा, सिर्फ दूसरे स्तंभ में हम बार बार इसमें जो दूसरा स्तंभ है उसमें हम परिवर्तन करेंगे। अब ये परिवर्तन कैसे हुआ? पहला स्तंभ 1 2 1, तीसरा स्तंभ भी ऐसे कैसे, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। दूसरे स्तंभ में परिवर्तन क्या हो रहा है कि दूसरे स्तंभ में से इसका दुगुना घटा रहे हैं। इसका दुगुना किया कितना हो गया? 2 में से 2 घटाएंगे 0। फिर इसका दुगुना किया 4 में से 4 घटाएंगे 0। फिर 6 में से 2 घटाएंगे क्योंकि दुगुना किया इसका, 6 में से 2 घटाएंगे 4। इसी प्रकार किसी भी पंक्ति में भी परिवर्तन किया जा सकता है दूसरी पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करते हुए। जैसे मान लो मैं इसी में परिवर्तन कर देता हूं, R3 में परिवर्तन कर रहे हैं। R3 में से R1 को घटा दिया। अब R1 को घटा रहे हैं तो इसका मतलब R1 में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ किसमें परिवर्तन करना है? R3 में। अब R3 में जब परिवर्तन करेंगे तो R3 के अलावा की जो पंक्तियां बची हुई हैं वो ऐसे कैसे लिखनी है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और R3 को किसी से गुणा करके फिर नहीं घटाया जा सकता। अगर मैं R3 में परिवर्तन कर रहा हूं तो R3 को गुणा करके ना तो घटा सकते हैं, ना R3 का उपयोग अन्य किसी पंक्ति में कर सकते हैं इसी एक स्टेप में। इस स्टेप में ये नहीं लिख सकता मैं कि R2 में परिवर्तन R2 माइनस R3, ये स्टेप गलत हो जाएगा क्योंकि R3 में पहले परिवर्तन कर रहे हैं हम, उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसको अलग स्टेप में लिखना पड़ेगा हमें, एक स्टेप में नहीं लिख सकते हैं इसको। आई बात समझ में? इसी में जैसे अभी मैं R3 में R3 माइनस R1 कर रहा हूं तो क्या बनेगा? 1 0 3 2 0 5, 1 में से 1 को घटाया 0, 4 में से 0 को घटाया 4, 7 में से 3 को घटाया 4। इस प्रकार से किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ में परिवर्तन किया जा सकता है। ये कुछ हमारे पास कंडीशंस है जिनका उपयोग हम नहीं कर सकते। जैसे एक ही स्टेप में R1 2R1 प्लस R3 नहीं किया जा सकता, गलत है ये। क्योंकि अगर R1 को 2 से गुणा करके फिर R3 में जोड़ेंगे तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने उसको पहले 2 से गुणा कर लिया है। इसी प्रकार एक स्टेप इस प्रकार से लिख देंगे R2 प्लस R1, और उसी के साथ में एक और नियम लगा देंगे R3 में परिवर्तन हो R3 माइनस R2, ये भी एक साथ नहीं किया जा सकता। हम यहाँ पे R2 में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका उपयोग दोबारा से किसी अन्य पंक्ति में, उसी स्टेप में अन्य पंक्ति में परिवर्तन के लिए उपयोग में नहीं ले सकते। ये नहीं है कि हम उसका उपयोग करते हुए अन्य किसी पंक्ति को भी परिवर्तित कर देंगे। ये स्टेप उस वक्त उस स्थिति में गलत हो जाएंगे और आपके सामने का मान भी गलत हो जाएगा। एक इसमें किसी एक पंक्ति को किसी और संख्या से जोड़कर भी नहीं लिखा जा सकता। ये नहीं है कि R1 में आप परिवर्तन करो R1 प्लस 4 कर दो, गलत स्टेप है ये। हमारे पास ऐसा कोई स्टेप नहीं बनेगा। 4 या 5 कोई संख्यात्मक मान नहीं जोड़ा सकता। सिर्फ कोई पंक्ति है तो उसमें पंक्ति जोड़ी जा सकती है, कोई स्तंभ है तो उसमें से स्तंभ घटाया जा सकता है।
किसी अन्य संख्यात्मक मान को जोड़ा नहीं जा सकता और ना ही दो पंक्तियों और दो स्तंभों को गुणा किया जा सकता। हम ये नहीं कर सकते कि R1 में परिवर्तन R1 गुना R2, ये भी गलत है। ये चारों नियम हमारे पास गलत हैं। इनमें से किसी का भी उपयोग एक साथ नहीं किया जा सकता, यानी किन्हीं दो पंक्तियों को गुणा करना या दो पंक्तियों को भाग देना आपस में, वो भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके दूसरी पंक्ति में से घटाया या जोड़ा जा सकता है। ये रूपांतरण हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में अधिकतम शून्य बना सकें, सारणिक में अधिकतम शून्य परिवर्तित कर सकें। जैसे ही किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में दो शून्य प्राप्त हो जाते हैं तो जो बाकी बचा हुआ तीसरा अवयव है उसके सापेक्ष विस्तार करते हुए उसका हल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इन परिवर्तन करने के बाद, प्रारंभिक रूपांतरण के बाद सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे तो आप इस सारणिक का मान हल कर लीजिए, चाहे इस सारणिक का मान हल कर लीजिए और चाहे इस सारणिक का मान हल कर लीजिए, मान हमेशा समान आएगा। इनके मानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसमें दो जीरो इस स्तंभ में बन रहे हैं, मैं इसके सापेक्ष विस्तार कर देता हूं। विस्तार करने का नियम बताया था, चिन्ह को ध्यान में रखते हैं। ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है और ये माइनस का। उस स्थिति में माइनस का 4 लेके चलेंगे। यहाँ सारणिक में बचेगा 1 3 2 5। जब इसको हल करेंगे तो -4 ये बन जाएगा 5 - 6, जिसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा उत्तर 4। ये नियम अगर इसमें लगाते तो भी सेम हमारे पास उत्तर प्राप्त होगा। चाहे इसको हल कर लीजिए किसी भी विस्तार विधि द्वारा, पंक्ति विस्तार करो चाहे स्तंभ विस्तार द्वारा हल कीजिए, इसका भी मान +4 ही प्राप्त होगा। तो इसका उपयोग सिर्फ हमारे पास इतना ही है कि इस सारणिक में अधिकतम जीरो बनानी। अगर किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में दो जीरो बन जाती हैं तो और भी आसान हो जाएगा। जो तीसरा अवयव है शून्य बचा है उसके सापेक्ष विस्तार किया जा सकता है। जब भी हमारे पास सारणिक के अंदर 3 वन बनेंगे, 3 एक बन जाए किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में, तो किसी एक को लेते हुए बाकी दो को जीरो बना लिया करेंगे। या कोई संख्यात्मक मान आ जाए, एक बन जाए, तो उस एक को गुणा करते हुए बाकी दो को जीरो बना लिया करेंगे और जीरो बनाने के बाद में उसका हल करना आसान हो जाएगा। इसमें एक नियम और लागू होता है सारणिक के अंदर। अब इस सवाल के अंदर देखते हैं, जो हमने गुणधर्म किए हैं आज उन्हीं का उपयोग करना सीख रहे हैं। कुछ गुणधर्म और बाकी हैं जो कल के दिन में हम करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक तो है कि जब किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को आपस में बदला जाता है तो सारणिक के मान में क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर अगर एक विषम सममित सारणिक दे दी जाए या विषम सममित आव्यूह का सारणिक बना हुआ हो तो सारणिक का मान कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार के 2-3 गुणधर्म और बचे हुए हैं जो मैं कल बताऊंगा। लेकिन आज जो हमने गुणधर्म किए हैं उनके आधार पर हमारे पास कुछ सवालों को हल कर लेते हैं। 2 उदाहरण लेके चल रहे हैं हम, जिसमें सबसे पहले है 13, 16, 19, 14, 17, 20 और 15, 18, 21 का सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर इस सारणिक का मान डायरेक्ट ज्ञात करते हैं विस्तार विधि द्वारा, बहुत लेंथी सवाल बनेगा, क्योंकि पहले 13 लेके चलेंगे, फिर 17 का 21 से, 20 का 18 से गुणा करके घटाएंगे, फिर -16, फिर 19। इस प्रकार से इसको हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको आसान बनाने के लिए ये जो प्रारंभिक रूपांतरण हमने किए थे इनका उपयोग करेंगे। अब प्रारंभिक रूपांतरण के उपयोग के अनुसार सबसे पहले हम C R2 में परिवर्तन कर देते हैं। R2 में से R1 घटाओ। अगर R2 में से यानी दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा देते हैं तो क्या बचेगा? 13, 16, 19, यहाँ क्या आ जाएगा? 14 में से 13 गई 1, 17 में से 16 गई 1, 20 में से 19 गई 1। इसी में एक परिवर्तन और इसके साथ किया जा सकता है। R3 में परिवर्तन, R3 में से भी R1 को घटा देते हैं। R3 में से भी R1 को घटाएंगे, 15 में से 13 गई 2, 18 में से 16
और 21 में से 19। अब इसमें जो दूसरी पंक्ति तथा तीसरी पंक्ति है वो समान अनुपात में है। अगर समान अनुपात में हो तो सारणिक का मान क्या होता है? अतः सारणिक का मान 0 होगा। करें इसका इसके अंदर देखो, हमने जो गुना और कॉमन लेने वाला भाग किया था, एक गुणधर्म किया था, उसका उपयोग करेंगे। इसमें से क्या किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में से कुछ कॉमन आ रहा है? पहले ये जांच करते हैं। अगर मैं इस स्तंभ में देखूं 0 है, 0 में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। इसमें भी a स्क्वायर और इसमें भी a स्क्वायर है, इसका मतलब पहले स्तंभ में से क्या कॉमन आ जाएगा? दूसरे स्तंभ में से तीसरे स्तंभ में से ठीक है। उसके बाद में अब फिर पंक्तियों में से कॉमन लेंगे हम। अब पंक्ति में भी कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन नहीं आता तो हम उसको आगे करने की कोशिश करते हैं। अभी कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए। अगर कॉमन निकालते हैं तो पहली पंक्ति में से a कॉमन आ रहा है, दूसरी पंक्ति में से b कॉमन आ रहा है, तीसरी पंक्ति में से c कॉमन आ रहा है। 0 1 1 1 0 1 1 1 0। चाहो तो एक और 0 बना सकते हो, अन्यथा इस एक के सापेक्ष या दो जो हमारे पास एक बन रहे हैं उनके सापेक्ष विस्तार करते हुए इसको हल कर सकते हैं। मान लो मैं इसमें एक और 0 बना लेता हूं, C2 में परिवर्तन कर देता हूं, C2 माइनस C3। अगर C2 में से C3 घटाएंगे a क्यूब b क्यूब c क्यूब, यहां बचेगा 0 1 1, यहां बचेगा 0 माइनस 1 1, यहां आ जाएगा 1 1 0। ये दो 0 बन गई, इस एक के सापेक्ष विस्तार हो जाएगा। अगर इस एक के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब a सारणी के अंदर क्या बचेगा? जब इसके सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो ये पंक्ति और ये स्तंभ खत्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a माइनस a 1 जिसको हल करेंगे तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात उत्तर हो जाएगा 2a क्यूब b क्यूब और c क्यूब। इस प्रकार से हम सारणियों का गुणधर्म लगाते हुए हल करेंगे।